डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज के क्वेश्चंस देखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं इससे रिलेटिव। ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह गणित का पाठ्यक्रम में क्यों महत्व है? क्योंकि वह विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या उपरोक्त सभी। तो जो गणित जो है विज्ञान शिक्षण में भी सहायक है, हमको पता है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, कुछ भी हो, तो गणित का किसी न किसी रूप में उसमें उपयोग है ही। बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में भी सहायक है, बालक की सोचने की शक्ति भी जागृत होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा होता है वो तर्क करता है। ठीक है, तो तर्कात्मक सोच का भी विकास करने में सहायक है। और हम जानते हैं व्यवहारिक जीवन में तो गणित का उपयोग है ही है। बिना गणित के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर चीज में जहां जाओ गणित का उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी भी चीज को खरीदना हो, बेचना हो, किसी भी रूप में ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि गणित पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, गणित जो है विज्ञान शिक्षण में भी सहायक है, तर्कात्मक शक्ति सोच का भी विकास करता है बच्चों में, और व्यवहारिक जीवन में तो उपयोगी है ही। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या क्या जरूरी है अच्छा गणितज्ञ होने के लिए? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना और बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता तो होनी चाहिए अच्छे गणितज्ञ में। ठीक है, सूत्र भी उसे याद होने चाहिए और सवाल भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हल करे। लेकिन ये जो पहला पॉइंट है, देखो, सभी अवधारणाओं को समझना। जो प्रश्न पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है उसकी अच्छी तरीके से पढ़ के उसकी सारी अवधारणाओं को समझे, फिर उसे लागू करे। ठीक है, और उनमें आपस में संबंध बताए और फिर हल करे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किसकी आवश्यकता है? गणित में बेहतर होने के लिए गणनाओं में प्रवीणता होनी ही चाहिए। अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की और जल्दी हल करने की। तो ये तीनों तो नॉर्मल हो गया। गणनाओं में प्रवीणता होनी चाहिए, सूत्र भी याद होने चाहिए, जल्दी हल करने की भी क्षमता होनी चाहिए, है ना। लेकिन अमूर्त चिंतन मतलब जो प्रश्न हमको दिया गया है गणित से संबंधित, तो उसमें कितना हम सोच सकते हैं, क्या क्या उसकी तर्क संगत विवेचन कर सकते हैं। तो उसकी तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाना मतलब हल करना। ठीक है, समस्याओं को बनाने और उसे सूत्रबद्ध करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, अच्छे गणितज्ञ में। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेडागोजी के क्वेश्चन थे और परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न पूछेगा कि उसमें हमको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन हमको किसमें निशान लगाना है? जो सबसे बेटर हो। ठीक है, बहुत मतलब सभी चीज उसमें आ जाए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी 2-3 परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और देखने को मिलेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। पांच कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य। पांच कुर्सी और 3 मेज। ठीक है, 3 मेजों का जो मूल्य है कितना दे दिया है? 15,015 और 20 पैसे, या 15,015.20 रुपए भी लिख सकते हैं। पढ़ेंगे क्या इसको? 15,015 रुपए 20 पैसे। लेकिन यहाँ पैसे नहीं लिखते, 0.20 यहाँ लिखेंगे तो अपन रुपए ही, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। 15,015.20 रुपए भी पढ़ सकते हैं। तो 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य ये है। अब हमको बताना है 9 मेज और 15 कुर्सियों का लगभग कितना होगा, मूल्य कितना होगा। 9 मेज और 15 कुर्सियां। ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर दें, 9 मेज 15 कुर्सी ना बोल के पहले कुर्सी और मेज थी तो हम पहले कुर्सी ले लें। तो 15 कुर्सी और 9 मेजों का मूल्य पूछा है। ठीक है, इसका मूल्य हमको बताना है
कि 15 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य क्या होगा। अब देखो इसमें देखो, यहाँ 15 कुर्सी है, यहाँ 5 कुर्सी है, यहाँ 9 मेज है, यहाँ 3 मेज है। यदि हम क्या करें, इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3 पचे 15 कुर्सी आ जाएगी और 3 तिरका 9 मेज आ जाएगी, और 3 का यहाँ गुणा हुआ तो 3 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा, है ना। तो 3 गुणित ये पहले में 5 कुर्सी प्लस 3 मेज, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 15,015.20 में भी 3 का गुणा कर देंगे अपने आप, ये 3 पचे क्या हो जाएगा। मतलब हमको इसमें किसी भी प्रकार का सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हम लिख रहे हैं कि माना एक मेज का मूल्य x, एक कुर्सी का मूल्य y है, तो इस तरीके से हमको सूत्र भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। और 3 तिरका 9 मेज, इसका मूल हमको निकल आया 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 की 5, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 की 5, 1 3 एकम 3 और 1 4, कितना आ गया 45,045 रुपए और 60 पैसे, ये निकल आया। अब हमको लगभग मूल्य बताना है, मगर ये तो आंसर में है नहीं, लेकिन लगभग मूल्य 45,000 ये दिया गया है भी, तो इस तरीके से लगभग में भी पूछ लेता है प्रश्न। तो ये है 45,045 रुपए, लेकिन इसके करीब 45,000 क्या लगा, क्योंकि 37,000 बहुत कम है, 54,000 भी ज्यादा है और 40,000 भी कम है, तो 45,000 के करीब ये हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45,000। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 12/9 में कितने 1/3 है। जब किसी भी चीज की संख्या पूछी जाए, हमको सीधे उठा के भाग दे देना है। क्या कर देना है, भाग दे देना है। 12/9 में, 12/9 में कितने 1/3 है, सीधे 12/9 में उठा के 1/3 का क्या कर देना है, भाग दे देना है। अब इसको हम हल कर लेंगे। 12/9 ये बटे में है, तो इसको हम भागफल को गुणा में बदलेंगे, तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/1 पलटाएंगे तो। अब इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12, क्या आ गया 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12/9 में कितने 1/3 है, 4 1/3 है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 0.2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 0.5 इंटू 3x माइनस 1 और बराबर में दे दिया है 0.4। इसका हल है मतलब इसमें अज्ञात राशि x दिख रही है ना, इसका मान हमको ज्ञात करना है। बहुत सरल है, इंटू कर लेना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब 0.4, 4 नहीं आएगा, 2 दूनी 4 तो हुआ, लेकिन दशमलव देखना है हमको, एक संख्या के बाद है ना दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, तो 2 दूनी 4 और साथ में क्या आएगा x माइनस 0.2 का 1 में करेंगे तो 0.2 ही आ जाएगा। फिर माइनस 0.5 का 3 में किया तो 5 दिया 15, लेकिन शून्य एक संख्या के बाद दशमलव, इकाई से देखेंगे, यहाँ से नहीं, इकाई से, एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब 15 ना होके क्या होगा, ये 1.5 होगा, और साथ में x तो है ही। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.5 का 1 में गुणा किया 0.5 और बराबर में है 0.4। अब देखो यहाँ पर 0.4x और 1.5x, तो क्या किया हमने, 1.5x में से 0.4x को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1.1x। कैसे घटाएंगे, देखो 1.5 ये धन ऋण का है, ये किसका है, ये ऋण का है, और 0.4x ये किसका है, धन का। तो जब संख्या एक धन और एक ऋण होती है घट जाएगी। दशमलव को दशमलव के नीचे रखना है, याद रखना। ठीक है, 5 में से 4 गए 1 और 1 में से 0 गया 1 और दशमलव अपनी जगह, और यहाँ ये संख्या ऋण की थी तो इसलिए क्या हो गया, ऋण का आ गया। ठीक है, तो ऋण के 1.1 और x। अब 0.2 ऋण के हैं, 0.5 धन के हैं, फिर घट जाएगी, तो 0.5 धन का और 0.2 ऋण का, तो घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 0.3 किसका आ जाएगा, धन की संख्या ये बड़ी थी, है ना, तो धन के आ जाएंगे 0.3, और बराबर में क्या चल रहा है
0.4 माइनस 1.1x बराबर 0.4, 0.3 को उधर ले जाएंगे हम, माइनस 0.3 हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस 1.1x बराबर 0.4 से 0.3 गया, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दशमलव हटाना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -11/10 लिख सकते हैं। दशमलव का एक संख्या तो एक शून्य, इसको भी हम 1/, क्या लिख सकते हैं, 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो -11x बराबर 1, तो x बराबर 1/-11 या -1/11, -1/11 दिया हुआ है हमको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो सिंपल जोड़ना ही घटाने वाला सवाल था, बस फर्क क्या है, पॉइंट में दिया है। इसमें दिया है, पॉइंट में दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, रेखागणित में हमने पढ़ा है, ज्योमेट्री में, यदि एल और एम समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, ये एल ये एम दो रेखाएं हैं और दोनों की दोनों कैसी है, समांतर। मतलब ये चाहे जितनी आगे तक हम बढ़ा दें ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, है ना। ये जो चिन्ह बना है ना, ये इसको क्या पढ़ते हैं, एल समांतर एम। समांतर है मतलब इनको चाहे जितने आगे तक हम बढ़ा दें नहीं काटेगी। और ये इसमें एक तिर्यक छेदी रेखा भी जा रही है। हमको ये कोण दे दिया है 120 अंश और बोला है कि इसका मान ज्ञात करो एक्स का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में, प्लेलिस्ट में पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं, बाद में सब्सक्राइब किए हैं या देखे हैं तो वो देख सकते हैं। ये समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। दो एकांतर कोण मैंने पढ़ा है ना, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। ये बाह्य एकांतर कोण है दोनों आपस में, इसलिए कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो 120 डिग्री बराबर सीधे सीधे क्या आ गया, एक्स। बाह्य एकांतर कोण है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो सीधे एक्स का मान मिल गया हमको 120। कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन, एक्स। फिर एक ये क्वेश्चन था, पिछले वीडियो में छूट गया था, इसको देखते हैं हम, पांचवा वाला। तो क्या है ये, देखो दी गई आकृति में, ये हमको एक आकृति दे दी गई है। ए बी और ये सी। ठीक है, ये कोण दे दिया हमको 30 अंश। कितना दे दिया है, 30 अंश। और ये कोण दे दिया है हमको 50 अंश। ठीक है, और ये एक त्रिभुज और बना दिया, ये एक त्रिभुज और बना दिया, ये डी पॉइंट और ये हो गया पॉइंट ई। अब हमको इसमें क्या क्या दिया है, देखो एंगल बी ए सी बराबर 30 अंश, ये वाला कोण बी बी ए सी, ये बी ए सी कितना दिया है, 30 अंश। ए बी सी बराबर 50 अंश, ए बी सी ए बी सी, ये वाला कोण। मतलब इस त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको ए दिया है, बी दिया है, अंतः कोण दिया है, सी नहीं दिया। हम सी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 30 और ये 50, तो 30 और 50 कितने हो गए, 80। तो जब 80 हो गए तो अभी इसका अंतर कोण हम बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर आगे और एक और दिया हुआ है, एंगल सी डी ई। एंगल सी डी ई कहाँ है, सी डी ई, ये कोण भी दे दिया गया है ये। ठीक है, कितना, 25 अंश। कितना दे दिया गया है, 25 अंश दे दिया गया है। एंगल सी डी बराबर 25। तब एंगल ए ई डी बराबर है, किसका मान पूछा है, एंगल ए ई डी का मान पूछा है। कहाँ है ए ई डी, ए ई डी, ये वाला, ये कोण पूछा है। अब देखो यदि हम इसको ये और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो ये चांदा बन गया।